वो सोचते थे कि ये मैच हम जीत सकते हैं और जीतना है, और ये इमरान में वो एक कॉन्फिडेंस था। और मुझे याद है रमीज हमें बताते थे कि एक नेगेटिव कमेंट उन्होंने उनके मुंह से सुना नहीं ड्रेसिंग रूम में। हेलो एंड वेलकम बैक। क्रिकेट स्टैट्स और नंबर्स और थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही फेमस क्रिकेटिंग पर्सनालिटी मौजूद है। द फॉर्मर इंडिया बैट्समैन एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉइसेस इन क्रिकेट, संजय मांजरेकर इज ज्वाइनिंग अस। संजय भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ये बताएंगे कैसी आपकी जिंदगी गुजर रही है? अभी तो थोड़ा सा ब्रेक चल रहा है। वैसे इंडियन क्रिकेट 24/7 होता है आजकल, तो इन अ वे इट्स वेरी गुड कि हम जैसे लोग, हम आप और हम हमको थोड़ा काम होता है, वी कैन मेक अ लिविंग, बट ब्रेक्स आर वेलकम। और अभी फिलहाल ब्रेक ही चल रहा है। और मेरा ब्रेक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं करता हूँ, जो मुझे बहुत मैं मिस करता हूँ, इज सिंपल रूटीन। घर में रह के थोड़ा सा एक होता है ना, उठ के चाय पीना, थोड़ा सा वॉक करना, जिम जाना, ये रूटीन मैं बहुत मिस करता हूँ, तो वो अभी एंजॉय कर रहा हूँ। और मेरा ख्याल है साथ साथ थोड़ा बहुत जो आपका म्यूजिक का शौक है और जो आपका गाने का शौक है वो भी चलता रहता होगा इस ब्रेक में। देखिए, आपको मैंने 11 बजे का टाइम दिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 11 बजे, सो 9 से 11 मैं गाता हूँ। अच्छा। तो ये मेरा ऑब्सेशन हो गया है। जैसा मैं क्रिकेट खेलता था ऑब्सेसिव एकदम, और उसमें क्या होता है कि थोड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता है ऑब्सेशन जब ज्यादा होता है। तो मेरा गाने का भी वही चल रहा है, इतना मैं गाने में घुस गया हूँ कि अभी वो भी मैं थोड़ा सा सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में हूँ। तो ये हमेशा मेरा एक सुबह उठ के होता है चीज, कि जब मुझे वक्त मिल जाता है, कुछ करना नहीं है, तो फिर मैं अपना गराज बैंड जो होता है उसके ऊपर गाने रिकॉर्ड करता हूँ। चलिए संजय सर, थोड़ी सी क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ जो कि इंग्लैंड ने जीता। आपके क्या जो है वो व्यूज हैं इस वर्ल्ड कप के ऊपर, स्पेशली इंग्लैंड को देखते हुए? आपको लगता है कि जो इंग्लैंड ने एक व्हाइट बॉल का जो टेम्पलेट सेट किया है, इट्स एन आइडियल वे टू प्ले T20 और व्हाइट बॉल क्रिकेट? T20 वर्ल्ड कप के बारे में एक कहना चाहूंगा पहले, कि ये एक किस्म का थोड़ा लॉटरी है, अनप्रेडिक्टेबल है। क्योंकि अगर आप चैंपियंस देखे इतने सालों में, तो अलग अलग टीम्स चैंपियंस हुए हैं, जो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में कम होता है। क्योंकि एक अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है, ये तो एक पहली चीज है, और ऊपर से टूर्नामेंट बहुत शॉर्ट है। तो जब हमारा आईपीएल चलता है, तो वो एक ऑलमोस्ट 2 महीना चलता है, और ढेर सारे मैचेस होते हैं उसमें। फाइनली जो अच्छी टीम होती है उस सीजन वाली, वो जीतती है। तो T20 वर्ल्ड कप जो होते हैं उसमें एक मैच से फर्क पड़ जाता है। 1-2 ओवर में अगर आपका दिन ना हो, और थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जो चीजें हैं वो आपके पक्ष में ना जाए, तो फिर कोई और चैंपियन बन जाता है। पर हैविंग सेड दैट, इस बार के जो चैंपियन हुए हैं वाज द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट। और जीतने के बाद नहीं मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये जो मॉडर्न टेम्पलेट है, जो आजकल का टेम्पलेट है, और इतने साल जब T20 चला है, 100 साल नहीं चला, लेकिन पिछले सालों में T20 फॉर्मेट जब से आया है, अभी ये विनिंग टेम्पलेट है, और उसके लिए टीम भी वैसी सिलेक्ट करनी पड़ती है। और इंग्लैंड पहले से मेरी एक फेवरेट टीम थी कि जाके जीते, क्योंकि वो उस टेम्पलेट से खेलते हैं जो करंट मॉडर्न टेम्पलेट है, जो वर्क करता है आपको चैंपियन बनने के लिए, और उस तरह से टीम भी वो सिलेक्ट करते हैं। तो ये है इस बार का जो इंग्लैंड का परफॉर्मेंस था, कि अनप्रेडिक्टेबल विनर्स नहीं रहे इस बार T20 वर्ल्ड कप में। आपने बात की T20 क्रिकेट की। इस फॉर्मेट को भी तकरीबन 20 साल होने वाले हैं, 2003 में स्टार्ट हुआ था। तो इन 20 सालों में आप क्या समझती हैं कि ये फॉर्मेट कितना चेंज या इवॉल्व हो गया? मुझे याद है कि जब मैं कमेंट्री करने लगा था T20 क्रिकेट में, तो हम सोच रहे थे कि ये फॉर्मेट क्या है। तो हम कमेंट्री करते वक्त स्टडी कर रहे थे कि ये फॉर्मेट क्या है, इसको इसमें क्या करना चाहिए ताकि आप कंसिस्टेंटली जीत सकते हो। T20 क्रिकेट में हार जीत तो होती है, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, छोटा फॉर्मेट है, लेकिन कंसिस्टेंटली जीतना ये सबसे मुश्किल काम है T20 क्रिकेट में, और उसकी खोज चल रही है। तो इवॉल्व तो जरूर हुआ है T20 क्रिकेट, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जो पुराना एक क्रिकेट का जो विजडम होता है, सच्चाई होती है, वो अभी भी T20 क्रिकेट में काफी टीमें और प्लेयर्स उसके स्लेव्स हैं।
दे आर स्लेव टू द ओल्ड फैशन क्रिकेट, और वो कभी कभी बीच में आ जाता है T20 क्रिकेट के। तो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, बदल रहा है T20 क्रिकेट। और लग रहा था कि ये शायद T20 क्रिकेट, क्योंकि मॉडर्न है, सिर्फ यंग प्लेयर्स का फॉर्मेट है, लेकिन वो नहीं है। इसमें एक्चुअली फिजिकल फिटनेस की सबसे कम जरूरत होती है, मेंटल टफनेस की जरूरत होती है, स्किल्स आपको चाहिए। T20 क्रिकेट जब आया था तो लगा था कि स्पिनर्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, लेकिन स्पिनर्स गेम चेंजर्स बनते हैं। तो ये एक एक जो रेवलेशंस है वो हमको मिल गए। सर आपने बात की कि अभी भी बहुत सी टीम्स जो हैं वो खोज रही हैं इस फॉर्मेट को कि क्या एक टेम्पलेट है। लेकिन हम देखते हैं कि कई ऐसे प्लेयर्स जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, वो भी जब इस फॉर्मेट में आते हैं स्पेशली बैटिंग फर्स्ट, वो 45 बॉल्स के ऊपर 50 कर रहे हैं या 50 बॉल्स के ऊपर 60-70 रन्स कर रहे हैं। तो एज़ ए क्रिकेटर जो इतनी हाई प्रोफाइल क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कितना मुश्किल है इस चीज़ को समझने के लिए कि ये ओल्ड फैशन जो क्रिकेट है वो शायद इस फॉर्मेट में इतनी यूज़फुल नहीं है? देखिए, चेसिंग में काम आ जाता है थोड़ा सेंसिबल खेलना या अपने आप को पेस करना, लेकिन जब आप टारगेट सेट कर रहे हो तो फिर वो हमने कई बार देखा है कि बैकफायर हो जाता है। तो सबसे जो मुश्किल काम है, और स्पेशली जो टेस्ट मैच में सक्सेसफुल जो बल्लेबाज है, उनका उनकी जो महानता है, उनका जो ग्रेटनेस है, वो टेस्ट क्रिकेट में इसीलिए है कि वो सबसे मुश्किल प्लेयर्स होते हैं ये, इनको आउट लेने के लिए। टेस्ट क्रिकेट में होता है कि आउट लेना है, रन आप 1 घंटे में 20 रन बनाओ तो भी ठीक है, लेकिन आउट लेना ये एक चैलेंज होता है बॉलर का, और जो बल्लेबाज आउट नहीं होता, बैटर आउट नहीं होता, वो महान कहलाता है। और T20 क्रिकेट में अगर ये आपकी इंस्टिंक्ट हो, तो वो बैकफायर कर जाती है। तो कई बार हमने देखा है कि जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो अंदर जाके अभी भी अपने विकेट के बारे में सोचते हैं, आउट नहीं होना है, तो वो कभी-कभी प्लेयर्स टीम के लिए रिस्की हो जाता है, वो अप्रोच थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है। और जो टीम है उनके पास अगर ये 2-3 ऐसे प्लेयर्स हो, तो फिर मुझे लगता है कि एक बहुत ही हाई रिस्क वो अप्रोच बन जाते हैं, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए प्लेटफ़ॉर्म सेट करते हो और उसके बाद फ्रॉम एक रहता है ना लो रिस्क से सीधा फिर आपको हाई रिस्क खेलना पड़ता है, यानी एक्स्ट्रा हाई रिस्क, क्योंकि अब आ गए केवल 4-5 ओवर्स। तो वो जो गियर बदलना पड़ता है, 3rd गियर से डायरेक्ट 6th गियर में, वो कई बार नहीं लगता, और जब 6th गियर में आपकी इनिंग नहीं गई, तो फिर टीम सफ़र हो जाती है। तो ये मैंने पिछले 2-3 सालों से मैंने जाना है, और ये जो इंग्लैंड का टेम्पलेट था, ये भारत ने भी अपनाया था अंटिल द T20 वर्ल्ड कप। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने थोड़ा-सा अपना टेम्पलेट बदल दिया था। T20 से थोड़ा टेस्ट क्रिकेट के ऊपर आते हैं। आपने लेट 80s में एक बड़ा ही यादगार टूर किया था पाकिस्तान का। आपने कराची में सेंचुरी की और लाहौर में आपने डबल सेंचुरी की जिसमें कि आप रन आउट हो गए थे इतनी लंबी इनिंग्स खेलने के बाद। क्या यादें हैं आपकी? मैं जब स्टैट्स और नंबर्स देखता हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ स्टैंड आउट करती है कि एक ऐसी सीरीज़ जिसमें इमरान खान और वसीम अकरम खेल रहे हों, आपकी उसमें 90 प्लस एवरेज थी। तो क्या आपने ऐसा किया था उसमें कि इतनी ज़बरदस्त बैटिंग थी? देखिए, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप स्टैट्स बहुत करीब से देखते हो। आपने के कहा कि 200 रन बनाए थे और उसमें आप रन आउट हुए थे। तो मज़र आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, वो मेरा सबसे फ़ेवरेट मोड ऑफ डिसमिसल था। मैं काफ़ी रन आउट होता था, लेकिन एक उसमें मुझे प्राइड ये महसूस होता है मज़र, कि मैंने दूसरों को कम रन आउट किया, खुद ज़्यादा रन आउट हुआ। तो वो एक मेरा करियर का हमेशा एक वो चीज़ रही है। लेकिन एक रहता है ना कि एक सीरीज़ में सब कुछ ठीक हो जाता है, एक ऑल द बॉक्सेस गेट टिक्ड, यानी वो इनिंग्स अगर मैं सोचूं तो मुझे बहुत कुछ याद नहीं है, क्योंकि ऑटो पायलट पे वो पूरी सीरीज मेरी बैटिंग चल रही थी, यानी बॉल को देखकर रिएक्ट, यानी जो परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, कि स्किल्स तो थे, अच्छा डिफेंस था, लेकिन माइंड पूरा रिलैक्स, कुछ ज्यादा सोचना नहीं। और बारिंग लाहौर जहां पर 200 रन मैंने बनाए, वो पिचेस भी इतने फ्लैट नहीं थे और क्वालिटी अटैक था। तो वो एक सीरीज ऐसी थी कि मैं एट द टॉप ऑफ माय गेम था, स्किल्स को लेकर, फिजिकल जो बैटिंग स्किल्स होते हैं, और मेंटली जो चीज थी ना, बहुत ही मैं उस टाइम पे रिलैक्स था, क्योंकि उसके पहले एक टूर था वेस्ट इंडीज का, वहां पर मैंने 100 किए थे अगेंस्ट द टफेस्ट ऑपोजिशन वेस्ट इंडीज में। तो इसीलिए मेरा जो कॉन्फिडेंस था ना, वो भी काफी हाई था। तो वो सीरीज मैं इसलिए याद रखता हूँ कि एक एक परफेक्ट एक
एक बैटिंग मैकेनिज्म जो होता है वो एकदम परफेक्शन में चल रहा था। और ये कई बल्लेबाजों के साथ होता है, एक दो सीरीज ऐसी होती है कि जो कुछ आप करो वो सही हो जाता था। और आप लोग भी बहुत ही मेरे लिए काइंड रहे हो ओवर द ईयर्स। वहां पर भी स्लिप्स में आप काफी मेरे कैचेस छोड़ते थे वेस्ट इंडीज में, और इमरान बहुत नाराज होते थे, कहते यार रैम्बो यार कॉन्सेंट्रेट कर तू। स्लिप्स में जब कैचेस ड्रॉप होते थे, तो ये एक अच्छी वो यादें हैं उस सीरीज की। आपने इमरान खान की बात की और आपने काफी इसका जिक्र अपनी जो आपकी बुक है उसमें भी आपने किया। और मुझे एक ट्वीट याद आता है अभी रिसेंटली इंडिया ने जब न्यूजीलैंड को T20 सीरीज हराई थी 5-0, और काफी ऐसे मोमेंट्स थे कि लग रहा था कि इंडिया हार जाएगा, बट इंडिया दे वन द सीरीज 5-0। और आपने ये कहा कि इंडिया की ये जो स्पिरिट है, स्पेशली विराट कोहली की, वो आपको इमरान खान की याद दिलाती है। तो आप दोनों की कैप्टनसी को जो है वो कैसे कंपेयर करते हैं? कैप्टनसी उनकी काफी अलग थी। मोस्ट जो कैप्टनसी के एलिमेंट्स होते हैं वो काफी अलग थे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सिमिलैरिटी ये थी कि जब विराट कोहली ग्राउंड पे उतरते या ड्रेसिंग रूम में होते हैं तो ऐसा सोचते ही नहीं कि वो सेकंड बेस्ट है, यानी ये मैच हमको जाके जीतना ही है। और जब हारते तो ऐसे लगता है कि उनको सरप्राइज हो गया, यानी वो हारना या सेकंड वो एक थॉट होता है, पेसिमिज्म होता है कि शायद ये हार जाऊं या शायद हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं। ये विराट कोहली में कभी नहीं रहा है एज अ बल्लेबाज, एज अ कप्तान। तो अगर आप देखें जब वो टेस्ट मैच भी खेलते थे एज कप्तान, तो कई बार ऐसा लग रहा था कि लूजिंग पोजीशन में है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखो एज कप्तान, एंड उसके वजह से प्लेयर भी काफी उसके वजह से इन्फ्लुएंस होते थे, ऐसे खेल रहे थे कि अभी भी मानते कि जीत सकते हैं। एक बहुत ही गंदा पिच था, मुझे याद है साउथ अफ्रीका में, और इंडिया ने वो सीरीज हारा था, लेकिन वो लास्ट मैच जीता और ऐसे जीते जैसे कि पूरा सीरीज उस मैच में डिपेंड होता है। तो जीतने के लिए खेलना ये विराट कोहली की खासियत थी, और कम वॉट में वो सोचते थे कि ये मैच हम जीत सकते हैं और जीतना है। और ये इमरान में वो एक कॉन्फिडेंस था। और मुझे याद है रमीज हमें बताते थे कि एक नेगेटिव कमेंट उन्होंने उनके मुंह से सुना नहीं ड्रेसिंग रूम में। तो इतने पॉजिटिव वो थिंकर थे। और ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज जिन्होंने बहुत साल डोमिनेट किया है, किंग्स रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट के, उनके लिए ये सोचना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि आप चैंपियन की तरह खेले हो। लेकिन जो टीम कमजोर रही है और इतना उन्होंने रूल नहीं किया है क्रिकेटिंग वर्ल्ड को, उनको इस तरह से सोचना, उसके लिए एक दो इंडिविजुअल्स आपको चाहिए, और उसमें इमरान खान थे उस सोच के साथ, और विराट भी। इंडिया की अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो हमने देखा कि पिछले 5 सालों में अगर मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स देखूं तो इंडिया फास्ट बॉलिंग एवरेज इज 24 ओवरऑल एवरेज, एंड इट इज द सेकंड बेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर साउथ अफ्रीका। आपको क्या लगता है पिछले 10-12 सालों में इंडिया ने क्या चीज ऐसी की है, क्योंकि शायद ये फास्ट बॉलिंग ही ऐसा फैक्टर है कि दैट नाउ दे आर विनिंग सीरीज ओवरसीज, लाइक दे वन द लास्ट 2 सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। तो कैसे जो है इंडिया ने इतनी इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं अपने फास्ट बॉलिंग में? एक छोटी चीज बीसीसीआई ने की थी। एक ट्रेंड था बहुत सालों से रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में कि बल्लेबाज ढेर सारे रन बनाते थे, और पिचेस टर्निंग पिचेस थे, रैंक टर्नर जो हम कहते हैं, और वहां पर स्पिनर्स 40 ओवर्स डाल के 6-7 विकेट लेते थे। तो ये एक ट्रेंड था। उसको बदलने के लिए और फॉरेन सक्सेस, क्योंकि इंडिया बहुत सालों से घर में जीतते आ रहा है लेकिन बाहर स्ट्रगल करते थे क्योंकि इतनी फास्ट बॉलिंग क्वालिटी नहीं थी। तो उसके लिए एक बीच में रूल आया था कि एक स्टिपुलेशन आया था कि घास पिचेस पे रखी जाए, और 2 मिलीमीटर्स होनी चाहिए, ऐसा कुछ स्टिपुलेशन था, जिसकी वजह से पिचेस थोड़े से बदल गए, और स्पिनर्स जो हावी होते थे वो नहीं हो गया। और एसजी जो बॉल है, जो सीमर्स को एनकरेज करता है पुराने बॉल के साथ, वो भी एक कारण है। तो सीमर्स हर टीम में 2-3 सीमर्स टीम में आने लगे। पहले एक सीमर होता था और 3-4 स्पिनर्स होते थे, तो ये एक एनकरेजमेंट सीमर्स के लिए आई। दूसरी चीज मैं मानता हूं कि फिटनेस का एक जो ट्रेंड है, जो सिर्फ क्रिकेट में नहीं, एवरी वॉक ऑफ लाइफ अगर आप देखें तो फिटनेस का एक ट्रेंड आ गया है। जिम में जाना, अपने आप को स्ट्रांग बनाना। तो उसका एक फॉल आउट ये हुआ कि अगर आप फिट है, स्ट्रांग है, तो फिर तेज बॉलिंग एक बन जाता है कि ये हम कर सकते हैं। पहले मन में था फास्ट बॉलर बनना, लेकिन बॉडी सपोर्ट नहीं करती थी क्योंकि फिटनेस का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, और कल्चर भी नहीं था फास्ट बॉलिंग का। पाकिस्तान के पास ये हमेशा कल्चर रहा है, इंडिया में नहीं था। इंडिया में स्पिन, बैटिंग और मीडियम पेस का कल्चर था। तो मुझे लगता है ये फिटनेस की वजह से
एक वो भी चीज आ गई कि क्विक बॉलर आने लगे थे। उमेश यादव हमारे वन ऑफ आवर फर्स्ट क्विक, श्रीनाथ एक मात्र उसके पहले थे। फिर क्या हो जाता है कि जब यंगस्टर इनको देखते हैं, फास्ट बॉलर्स को टीवी पर देखते हैं, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, और फास्ट बॉलर जब तेज गेंदबाजी करता है तो बहुत अटेंशन उसको मिल जाता है। जैसे बल्लेबाजों को मिलता है वैसे फास्ट बॉलर को मिलता है, तो उससे उत्तेजित होकर फिर यंग फास्ट बॉलर्स और इंस्पायर हो गए कि हमें भी फास्ट बॉलर बनना है। और ये एक अभी कल्चर भारत में आ गया है फास्ट बॉलिंग का, जो पाकिस्तान में हमेशा रहा है। संजय सर, आपने 97 में एक डे एंड नाइट फर्स्ट क्लास मैच खेला था ग्वालियर में, और अब हम देख रहे हैं कि काफी जो है वो टेस्ट क्रिकेट डे एंड नाइट हो रही है, और उसमें कुछ ये भी देखा कि काफी लो स्कोरिंग मैचेस भी हो रहे हैं, जिस तरह एडिलेड में था एक, अभी अहमदाबाद में जो है वो 2 दिन में मैच खत्म हो गया। आपका क्या इसके ऊपर जो है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है डे एंड नाइट? आपको लगता है कि ये मतलब कि फ्यूचर में जो है वो सर्वाइव कर सकती है या होनी चाहिए? एक्चुअली बहुत दिनों के बाद ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है, क्योंकि 2-3 साल पहले या 4 साल पहले मेरा तो ये पूरा मानना था कि चॉइस ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट को कि डे नाइट बने वो। क्योंकि थोड़ा-सा टी20 का सक्सेस इसकी वजह से, आईपीएल का सक्सेस इसकी वजह से कि गेम 7:30 8 बजे शुरू होती है ताकि लोग देख सकते हैं। अगर आईपीएल दोपहर को खेला जाता है, सुबह खेला जाता है, इतनी व्यूअरशिप और इतना बड़ा वो बिलियन डॉलर इंडस्ट्री नहीं होती। तो टाइमिंग ऑफ द कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लग रहा था कि टेस्ट क्रिकेट के लिए वो होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद डे नाइट भी टेस्ट क्रिकेट को इतना सेव नहीं कर पाएगा, रिवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ही आउटडेटेड ये फॉर्मेट है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट काफी सालों तक चलेगा, क्योंकि जैसे हम हेरिटेज स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे ताजमहल है हमारा, हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, फंड करते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करना है। तो टी20 क्रिकेट का एक दूसरा एक काम होगा कि टेस्ट क्रिकेट को फंड करते रहे और उसको एक प्रोटेक्ट करते रहे, क्योंकि बहुत सालों की हिस्ट्री है और अभी भी थोड़े दर्शक है, थोड़ा-सा इंटरेस्ट है टेस्ट क्रिकेट में, तो यंगस्टर भी कई टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इट विल नॉट बी अ मनी स्पिनर, इररिलेवेंट है, मासेस देखेंगे नहीं। और डे नाइट क्रिकेट अच्छा आइडिया है, थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, लेकिन उससे जो मुझे लग रहा था इम्पैक्ट हो जाएगा, उतना हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। तो ये एक टेस्ट क्रिकेट की असलियत है। और वो ग्वालियर का जो मैच आपने कहा, माधव और सिंधिया हमारे तब प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के, और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक उनकी सोच थी, और उनको लग रहा था कि रणजी ट्रॉफी मैच अंडर लाइट्स खेलनी चाहिए। और मुझे याद है जब ये आइडिया हमको बहुत लास्ट मिनट पे सजेस्ट किया था, तो मैं बहुत खुश हुआ था कि यार ऐसे होना चाहिए, क्योंकि हम रणजी ट्रॉफी जब खेलते थे तो 10-12 लोग देखने आते थे। लेकिन ग्वालियर की सबसे जो अच्छी याद जो मुझे है कि फुल हाउस था ऑलमोस्ट रणजी ट्रॉफी देखने के लिए, और बहुत ही अच्छा मैच हुआ था, कॉम्पिटिटिव मैच, जो अभी तक मेरे हिसाब से सबसे यादगार रणजी ट्रॉफी मैच था मेरे लिए। संजय सर, अगर हम इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो आपका मैं एक रिकॉर्ड आपको याद दिलाना चाहूंगा। आपने एक 377 रन की इनिंग्स खेली थी मुंबई के लिए, और आपको पता है कि वो अभी भी जो है वो इंडिया की हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट फर्स्ट क्लास स्कोर है। ये मुझे पता नहीं था, उस टाइम पे पता था कि ये सेकंड हाईएस्ट स्कोर है, क्योंकि जब इतने रन बनते तो बीच-बीच में पता चल जाता है कि ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। वो 440 शायद इंडियन हाईएस्ट फर्स्ट क्लास स्कोर है। निम्बाळकर करके एक होते थे हमारे प्लेयर, तो वो मुझे पता था। लेकिन अगर मेरी एबिलिटी और अचीवमेंट की बात करें तो मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि उस इनिंग्स में जो मैंने फिजिकल फिटनेस दिखाई या मेंटल टफनेस दिखाई, क्योंकि बॉलिंग अटैक ठीक-ठाक ही था रणजी ट्रॉफी में, और जब आप इंडिया को खेलते हो तो उतनी एबिलिटी आपको होती है कि ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही क्वालिटी अटैक के खिलाफ आपने 300 रन बनाए, जैसे वीरेंद्र सहवाग ने किए हैं 2 बार। तो जो धूप थी वो टाइम पे, वो मैच शायद अप्रैल में खेला गया था, और वानखेड़े स्टेडियम, जो पुराना हमारा वानखेड़े स्टेडियम था, वहां पर अगर बम्बई में सबसे कोई हॉट जगह आपको देखनी है समर में, तो वानखेड़े स्टेडियम थी, क्योंकि उसमें बिल्कुल हवा नहीं चलती थी और बहुत ही गर्म होता था। वहां पर मैं इतनी देर तक खेला, तो उसका मुझे बहुत मुझे याद है कि उस मैच का सबसे बड़ा टेक अवे मेरे लिए ये था कि मैंने एक अलग तरीके का फिटनेस दिखाया और मेंटल टफनेस के खेलते रहना है, एक बड़ा स्कोर करना है। तो वेदर को जो मैंने कॉन्कर किया, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। संजय सर, बस एक दो सवाल और। हमने इंडिया की परफॉर्मेंस को देखा है इन द रिसेंट इयर्स, आईसीसी इवेंट्स में बहुत जबरदस्त वो परफॉर्म करते हैं। जिस तरह अगर हम 2015 वर्ल्ड कप देखें
तो ग्रुप मैचेस में डोमिनेट किया, 2019 वर्ल्ड कप में ग्रुप मैचेस में डोमिनेट किया, इवन इन द रिसेंट T20 वर्ल्ड कप। लेकिन वो जो एक इशू है कि जो जब नॉकआउट स्टेज के ऊपर पहुंचते हैं तो उसको फिनिश नहीं कर पाते, और ये काफी टीम्स का इशू है। न्यूजीलैंड के साथ भी हमने ये देखा है, इवन टू एन एक्सटेंट पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि ये टीम्स कहाँ पे जाके जो है वो स्ट्रगल करती हैं कि ये टूर्नामेंट को उस तरीके से फिनिश नहीं कर पाती जिस तरीके से लेट्स से कि ऑस्ट्रेलिया करता है अक्सर? मुश्किल है कहना और बताना, लेकिन एक तो मैं T20 वर्ल्ड कप को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि उससे ना क्या है कि कोई उसके ऊपर एक एनालिसिस करना कि इसके वजह से ये टीम चैंपियन नहीं बनी, उस दिन पर वो जो मैच हारी उसके बारे में आप कह सकते हैं। लेकिन T20 जो पूरा टूर्नामेंट होता है, वो कई टीमें हारी है, कई टीमें जीती है, उसका मेन कारण क्या है, ये एक एज अ प्रिंसिपल आप बता नहीं सकते, क्योंकि 2 हफ्ते का टूर्नामेंट होता है, 3 हफ्ते का। वेस्ट इंडीज ने 2 बार जीता है, पाकिस्तान ने 1 बार, इंडिया ने जीता है 1 बार, अभी इंग्लैंड जीते, तो अलग अलग चैंपियंस रहे हैं। तो उस टूर्नामेंट के 2 हफ्ते में जो टीम अच्छी खेलती है वो जीत जाती है, और उसमें भी टेम्पलेट अलग अलग भी होते हैं। लेकिन भारत के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे आपने देखा, मैंने पहले भी जिक्र किया कि T20 वर्ल्ड कप तक जो मैचेस हुए, बायलैटरल मैचेस, वहां पर जिस तरह से इंडिया खेली और जिस तरह की टीम उन्होंने खिलाई, T20 वर्ल्ड कप में थोड़ा सा ज्यादा भारत ने सोचा, ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर देकर अपना टेम्पलेट भी उन्होंने बदल दिया। तो जैसे नॉर्मल बायलैटरल क्रिकेट खेलती है, जिस स्पिरिट से खेलती है, जिस अप्रोच से खेलती है, जिस तरह का टीम सिलेक्शन होता है, 2019 में भी टीम सिलेक्शन की वजह से एक इंपॉर्टेंट कारण था कि भारत नहीं जीत पाया। तो मुझे लगता है कि भारत भारत शुड लुक एट आईसीसी इवेंट्स, और वहां पर भी जो मैचेस होते हैं एज वन ऑफ द मेनी मैचेस जो खेलते हैं। जो महेंद्र सिंह धोनी में वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि फाइनल आ जाए तो भी ऐसा खेलते थे जैसे कि नॉर्मल कोई गेम है, कोई ज्यादा बदलाव नहीं होता था। तो मुझे ये इस T20 वर्ल्ड कप में अगर आप देखें जिस तरह से भारत खेली थी अंटिल द T20 वर्ल्ड कप, और उसके बाद जिस तरह से खेली, जो फर्क आपने देखा, वो एक इम्पोर्टेंट कारण है जिसकी वजह से शायद आईसीसी इवेंट्स में इतना चैंपियन परफॉर्मेंस अभी तक भारत से नहीं आई। संजय सर, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। आप कई सालों से जो है वो कमेंट्री कर रहे हैं और हमने बहुत आपकी कमेंट्री सुनी है, बल्कि पाकिस्तान में तो आपने डोमेस्टिक यहाँ पे जो नेशनल T20 हुआ था पहले, उसमें भी कमेंट्री की थी। एज ए कमेंटेटर आपके करियर की क्या हाईलाइट रही है, या कोई ऐसा मैच जिसको कि आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया हो इन 20-25 सालों में? अ, अब पहले पाकिस्तान के बारे में कहना चाहूँगा कि मुझे याद है मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट था एक टीवी चैनल के साथ, और उसके वजह से मुझे पाकिस्तान काफ़ी आना पड़ता था कि उस टीवी चैनल के राइट्स पाकिस्तान क्रिकेट के उनके पास थे। तो मैं अकेला ही एक इंडियन होता था और पाकिस्तान क्रिकेट कवर कर रहा था 3-4 सालों के लिए, और वो मैंने बहुत एन्जॉय किया। और मुझे याद है कि बहुत मुझे इम्पोर्टेंस मिलता था जब मैं आता था, क्योंकि तब तब इंडिया पाकिस्तान की टूर कम कर रही थी। 89 के बाद 2004 में फिर टूर हुआ, और उसके बीच में जब भी मैं पाकिस्तान गया तो सब यही दुआ कर रहे थे कि इंडियन टीम वहां पर आ जाए, तेंदुलकर को वो आप दोनों उनको देखना था फर्स्ट हैंड। तो ये एक मुझे याद है कि बहुत मुझे इम्पोर्टेंस मिलता था, मानो कि मैं इंडियन टीम को यहाँ पर ला सकता हूँ, इसलिए मेरे पास लोग लेके आते थे दरख्वास्त कि आप इंडियन टूर करवा दीजिए। तो वो एक याद है। और जो फाइनल आपने कहा वो T20 वाला, वो मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि एक बहुत ही इंस्टेंट हिट हुआ था वो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट, पहला साल था वो। और एक याद है चीज कि जैसे-जैसे मैच हो रहा था और एक्साइटिंग मैच हो रहा था, तो 2-3 लोग छत पे, गद्दाफी स्टेडियम के छत पे बैठे थे, और उनको देखकर और लोग बैठने लगे। और उसके बाद छत पर जो बहुत ही डेंजरस चीज थी, छत पे विदाउट एग्जैजरेशन शायद अगर नीचे 30-40 हजार लोग हो, तो ऊपर एटलीस्ट 5 से 10 हजार लोग रूफ पे बैठे थे। और वो देख के इतना हमें डर लग रहा था कि शायद वो ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत अच्छी चीज की। एक तो उनको वो वहां से हटा नहीं सकते थे क्योंकि मैच चल रहा था, अच्छा मैच हो रहा था। लेकिन उसके बाद एक कॉन्सर्ट था जो होने वाला था, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही एक डेंजरस चीज हो गई थी। इस तरह का एक्साइटमेंट वहां पर रहा है। यादगार मैच तो मैं कहूंगा वीवीएस लक्ष्मण वाला, ईडन गार्डन्स वाला, जब वीवीएस लक्ष्मण ने 280 करके ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया ने हराया था। वो एक मैच मुझे लगता है कि बहुत इमोशनली मैं इन्वेस्टेड था।
और बहुत ही बढ़िया मैच था। और मुझे याद है कमेंट्री में मैंने कहा था कि जिस तरह की पारी इन्होंने खेली है वीवीएस लक्ष्मण ने, आई थिंक आई शुड गेट अप इन द कमेंट्री बॉक्स एंड अपलॉड दिस इनिंग्स। तो बहुत सारे मैचेस है जो मेमोरेबल है, लेकिन एक अगर पिक करना है तो शायद ये। चले, मैंने तो जितने भी कमेंट्री बॉक्स में मेमोरेबल मोमेंट्स गुजारे हैं वो तो आपके साथ। हाँ, ये बोलना ही चाहिए था आपको क्योंकि मिलना है फिर से आपने हमें ज्वाइन किया और आगे एक दोबारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज होने वाली है, तो होपफुली उसी तरह की एक्साइटिंग क्रिकेट जो हमने उस सीरीज में देखी थी 2001 में या 2000 में शायद, वो हमें जो है दोबारा देखने को मिलेगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू, आपसे दोबारा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।